ਭਗਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਬਦੀਸ਼ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਿਰਾਜ ਮੀਰ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच एंड सत श्री अकाल ऑल ऑफ यू। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਗਭਗ 52 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲਗਭਗ 2500 ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 3500 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। 24 ਦਿਨ 52 ਲਾਸ਼ਾਂ। ਮੁੱਦਾ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹੀ ਆ। ਹੱਲ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਰਫਾਨ ਜੀ ਤੋਂ। ਇਰਫਾਨ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੇ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। मैं सब जो आपके पैनलिस्ट हैं उनको सत श्री अकाल कहूँगा और चैरिटी टीवी का मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ कनाडा में आबाद जो कश्मीरी हैं, दोनों अतराफ के कश्मीरी जो यहाँ आबाद हैं, तो उनका मौक़िफ़ सुनने के लिए हमें यहाँ इनवाइट किया। ये आपने जिस तरह पहले जिक्र किया कि ये 1947 से ये इशू हाल तलब आ रहा है कश्मीर का। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग रियासतें कायम हुई उस वक्त से ये इशू ऑफ कश्मीर जो है, और इस पे यूनाइटेड नेशन ने 2 दफा रेजोल्यूशन भी पास की है कि कश्मीरियों को आके राय दी और आके खुद इख्तियारी दिया जाएगा कि और ये खुद फैसला करेंगे कि इन्हें मुस्तकबिल में किधर रहना है। ये पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ये या अपना ये स्टेटस बाहर रखना चाहते हैं जो 1947 से पहले था। तो ये तहरीक जारी सारी रही और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सब लोगों ने देखा होगा कि 80s की दहाई के बाद जो मकबूजा कश्मीर है, जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है, वहाँ जुल्म और ज़्यादती जो है इंडियन पहला मिलिट्री फोर्सेस की तरफ से वो दिन ब दिन बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है। और रिसेंटली ये लास्ट 2-3 वीक्स में जो कंट्रोल्ड मीडिया हमें जो खबर दे रहा है उसके मुताबिक 52 लोगों की डेथ हो गई है और थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं जो इंजर्ड हुए हैं। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो सारी सूरत हाल के बावजूद और इंटरनेशनल जो है कम्युनिटी जो है वो खामोश बैठी हुई है। हमारे लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, हमारा जेनोसाइड हो रहा है कश्मीरियों का। हमारी माएँ बहनें बच्चे बूढ़े उनको बेदरे कत्ल किया जा रहा है। तो उसी हवाले से जो हम कश्मीरी यहाँ आबाद हैं, तो हमने यहाँ एजिटेशन किया कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज दे सकें और यूनाइटेड नेशन तक ये अपना पैगाम पहुँचा सकें कि हमारा जो इशू है इसको एड्रेस किया जाए। अदरवाइज जो है ये हमारा जेनोसाइड अगर इसी तरह होता रहा तो ये कश्मीर जो है ये एक दिन आग का शोला बन जाएगा। तो बेसिक पर्पस यही था ये हमारा ये डेमोन्स्ट्रेशन का। इन्फॉर्मेशन कुछ सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। आप
बार बार हमारा शब्द हमारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए दो डिफरेंट स्टेट है। क्या वजह है हमारा शब्द इस्तेमाल करने के लिए? देखें, बात यह है कि ये जब 1947 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने दो मुल्क बनाए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो वहां उस वक्त 562 प्रिंसली स्टेट्स थी। उसमें रियासत जम्मू कश्मीर भी थी। रियासत जम्मू कश्मीर का अपना महाराजा हुक्मरान था, वो जायज हुक्मरान था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर नहीं थी वो रियासत जम्मू कश्मीर। उस वक्त ये डिसाइड हुआ कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, यहाँ के हुक्मरान जो है अपनी जोग्राफियाई सूरत-ए-हाल को देख के और लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी स्टेट का फैसला करेंगे, आया ये पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो उस वक्त जो है तमाम जो 562 प्रिंसली स्टेट्स थी एक्सेप्ट जो रियासत जम्मू कश्मीर थी, उन्होंने अपना मर्जर कर दिया आइदर विद पाकिस्तान और इंडिया। और फिर जब महाराजा जो थे, जो वहाँ के हुक्मरान थे, उन्होंने जब इंडियन गवर्नमेंट के साथ सो कॉल्ड, जो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि एक्सेशन किया था, तो वहां चूंकि इस वक्त सूरत-ए-हाल ये थी कि कश्मीर में एक एजिटेशन चल रहा था महाराजा की गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी बुनियादी हुकूक के हवाले से 1947 से पहले ही। तो वो एजिटेशन और बढ़ता गया और महाराजा उस वक्त जो है वो श्रीनगर अपना कैपिटल छोड़ के वो जम्मू चले गए, और जम्मू में वो जाके जो हम कश्मीरी कहते हैं, उन्होंने कोई इंडिया के साथ एक्सेशन नहीं किया, लेकिन इंडिया कहता है कि एक्सेशन किया है। लेकिन सपोज अगर वो एक्सेशन किया तो इंडिया जो है वो इस इश्यू को 1948 में खुद लेके गया यूनाइटेड नेशन में, और यूनाइटेड नेशन ने 2 दफा रेजोल्यूशन पास की, और उसके बाद पहले 1948 में और फिर 1949 में। और यूनाइटेड नेशन ने वहां रेजोल्यूशन जो पास की तो उसमें कहा कि वी विल आस्क फ्रॉम द पीपल ऑफ द कश्मीर। जब ये हम अपनी बात करते हैं तो इससे मुराद वही चीज ले रहे हैं हम कि कश्मीरी, इसमें जो बुनियादी फरीक है, हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन जो असल इशू है वो कश्मीरियों का है। यूनाइटेड नेशन ने भी इसको एड्रेस किया कि कश्मीरी जो है अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे कि उन्हें किधर रहना है। हम चाहे कोई कश्मीरी जो है वो आज़ाद कश्मीर के ज़ेरे इंतजाम, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, या हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतजाम जो है इरफान जी कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इरफान जी कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अपनी फोन लाइन म्यूट कर लीजिए, मुझे आपकी वॉइस में बार बार एको आ रही है। प्लीज आप अपनी फोन को म्यूट कर लीजिए। इरफान जी सवाल मेरे पास बहुत है। आप ये कह रहे हैं कि मैं आजाद कश्मीर से हूं, तो आप जो कश्मीर पाकिस्तान में उसको आजाद मानते हैं? वो आजाद, बिल्कुल वो आजाद, वो उसी का सलसल है जो महाराजा हरी सिंह जो 1946 से 1947 में जो उसका स्टेटस था, ऑटोनोमस स्टेट थी विद इन सब कॉन्टिनेंट, और वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। वही स्टेटस आजाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम है, उसका ऑलमोस्ट वही स्टेटस है। ओके, और आप ये चाहते हैं कि जो इंडिया का कश्मीर है उसको भी पाकिस्तान में मिला लिया जाए? क्या आपकी ये डिमांड है? नो नहीं, हम ये नहीं कहते। हम कश्मीरी क्या कहते हैं, कश्मीरी ये कहते हैं कि जो आजाद कश्मीर का है उसका हमारा स्टेटस जो 1947 से पहले था वो ऑलमोस्ट वही उसी तरह बहाल है। हमारा दफा पाकिस्तान के पास है, लेकिन इंटरनल ऑटोनॉमी है, हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर है, हमारा अपना प्रेसिडेंट है, हमारी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट है, हमारा अपना हाई कोर्ट है, और पाकिस्तान की ज्यूरिसडिक्शन वहां नहीं है। ना पाकिस्तानी कोई आजाद कश्मीर में आके वोट दे सकता है, ना आजाद कश्मीर का कोई बंदा पाकिस्तान में वोट दे सकता है। यही हमारा स्टेटस था रियासत जम्मू कश्मीर जब 1947 से पहले। जब आप कनाडा आए थे सर, कौन से देश का पासपोर्ट लेके आए थे? नहीं देखे, पासपोर्ट हम लेके, मैं यही कह रहा हूँ ना, आप आंसर तो दे दीजिए सर, आप एटलीस्ट आंसर तो दे दीजिए, कौन से देश का पासपोर्ट लेके आए थे? पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके आया था, और पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है दिस पर्सन इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
और पाकिस्तानियों के पासपोर्ट पर ये चीज नहीं लिखी होती है, हमारे पासपोर्ट की ये डिस्टिंक्शन है। ओके, जो थोड़ा लेके सा मैं मैं, कनाडा आया। आपने, मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा, पर आपने 1948 रेजोल्यूशन की बात करी, क्या आपको रेजोल्यूशन क्या है उसके बारे में जानकारी है? बिल्कुल, ये जब ये 26 अक्टूबर को हिंदुस्तान जो कहता है कि महाराजा हरि सिंह जो है वो जायज हुक्मरान था कश्मीर का। नहीं सर, मेरा उसने क्वेश्चन आपसे accession रेजोल्यूशन किया। के बारे में था, क्या आपको मैं 1948 की, वही एक सलसल आपको समझ आएगी। तो जो 26 सर मुझे अक्टूबर मुझे को काफी हिंदुस्तान नॉलेज है, मुझे काफी कुछ पता है, मेरे साथ गेस्ट हैं, हमें काफी कुछ हिस्ट्री के बारे में पता है। जो रेजोल्यूशन यूनाइटेड स्टेट से पास हुआ था, या यूनाइटेड स्टेट ने जो रेजोल्यूशन 1948 में दिया था, उसका जो पहला पॉइंट है उसके बारे में जानकारी है आपको? उसके बारे वो जो पाकिस्तान विल विथड्रॉ ऑल इट्स मिलिटेंट्स, या जो मिलिटेंट्स है, उस वक्त ये कहा गया कि जो मिलिटेंट्स है, जो कश्मीरी नहीं है, जो आए वो सारे विड्रॉ करेगा पाकिस्तान। ओके, शब्दीश जी को मैं यहाँ पे लाना चाहूंगा। शब्दीश जी, अब तक जो बातचीत हुई है ਉਹਦੇ बारे तुसी को कमेंट करना चाहोते? सर, एक सीधा सा सवाल मैं करना चाहता हूँ। अगर आप इंडिया के साथ जो आर्टिकल 370 के तहत अपना जुड़ाव रखता है जम्मू एंड कश्मीर, उसको आप मकबूजा कश्मीर कहें तो मेरे को बात समझ आ जाएगी। इंडिया वाले लोग जो पाकिस्तान के अंदर चला गया उसको मकबूजा कश्मीर कहें तो बात मेरे को समझ आती है। आप उसे आजाद कश्मीर कैसे कह सकते हैं जब वो सीधे सीधे पाकिस्तान के अंडर है, जैसे सीधे सीधे जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के अंडर है। बिल्कुल अलग, दोनों ही अलग तरह के अंडर है। आर्टिकल 370 का मतलब ये है कि भारत की किसी भी सुप्रीम कोर्ट का, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के जो लॉ होते हैं जो बाकी सभी स्टेट्स में अप्लाई होते हैं, अगर वो वही लॉ कोई नया फैसला आता है तो वो जम्मू कश्मीर पर अप्लाई नहीं होगा, जम्मू कश्मीर पर वही अप्लाई होगा जो 370 के तहत होगा। तो सीधी बात है कि या तो हम ये कहें कि दोनों जो कश्मीर है आधा एक का गुलाम बन गया, आधा दूसरे का गुलाम बन गया, तो हम दोनों से आजादी चाहते हैं। अगर आप ऐसा कहें तो मेरे को बात समझ आ जाएगी, लेकिन आप उसे आजाद कश्मीर कैसे कहते हैं, ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अजीत जी देखो इरफान जी, मैं जवाब दूं इनका? नहीं, मैं एक मिनट सर, मैं सारे पैनलिस्ट ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। क्वेश्चन आंसर ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਅਜੀਤ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਰਫਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਸਟਰਗਲ, ਸੇਮ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜੰਮੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ UN 'ਚ ਸੀਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇਚਰ ਔਰ ਸੋਰਸਿਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਆ ਟੋਟਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਰਮ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ
ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਬਸਰਵੀਐਂਟ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਖੋ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਰਫਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ओके, मेरे नाल दूसरे गेस्ट भी जोड़ चुके हैं, शिराज मीर जी। शिराज मीर जी, आपका स्वागत है सर। Thank you very much for having me. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सीपी सिंह जी, एक गल मैं सारे पैनलिस्ट ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰੱਖਿਓ। ਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਆਲ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। शिराज मीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? I think we have to realize that basically Kashmir is being portrayed. सर थोड़ी आवाज ऊंची रखेंगे अपनी, थोड़ी आवाज आपकी बहुत कम आ रही है सर। So basically, I would say that Kashmir is not a dispute over territory alone. There are people involved, and there is human factor which we are not, both India and Pakistan are not keeping into consideration, and that's where the suffering of the people is so. It's really unbearable to see children who are barely 5 or 6 years old losing their eyesight, and getting injured, getting maimed. That's what is bothering the Kashmiris now. Now, over the last so many years, I mean, the narrative has always been that the religion को बीच में लाया। Who is worried about religion now in this current century? I don't think Kashmiris are fighting for Islam or based on Islam. I think there is an issue there, and it's a political issue, and that's where the importance lies. There has to be a political solution. There cannot be a military solution to this, and people of Kashmir have to be taken into consideration. They have to be given this choice, to make this choice. And I'm pretty sure in the current circumstances, and I don't think, majority of the Kashmiris are in favor of changing the borders or, the line of control. But there has to be some innovative solution that can stop this suffering and this fighting and this conflict. That's what I see it, that, it's just ongoing. Every few years, Kashmir bursts, and then there are killings. And सर मुझे आपकी ऑडियो में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। मैं टेक्निकल टीम को कहूंगा एक बार आपको अगर फोन करके आपकी ऑडियो पे काम कर दे। मैं शिराज मीर जी और इशार जी दोनों से आपसे काफी ज्यादा प्रभावित भी हूं कि आप पाकिस्तान में रह के इंडिया के एक स्टेट के लिए बहुत वरीड हैं। बड़ी अच्छी बात है सर, कहीं अगर ह्यूमन राइट वायलेशन होता है हमें बोलना चाहिए, पर आपको जो पाकिस्तान में हो रहा है, बलूचिस्तान में, वो क्यों नहीं दिख रहा? जो पाकिस्तान में इतने टेररिस्ट कैंप चलाए जाते हैं, जो वो टेररिस्ट भेज के लोग को मरवाते हैं, वो क्यों नहीं दिख रहा? आप कैलगरी सिटी हॉल के सामने जाके
कश्मीर पे जो अभी हो रहा है उसकी बात करते हैं, क्या आपने एक दिन कैलगरी सिटी हॉल के सामने जाके यह प्रोटेस्ट किया कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं उनको बंद किया जाए, जो पाकिस्तान टेररिस्ट भेज भेज के दुनिया में लोगों को मरवा रहा है उसको बंद किया जाए? बिल्कुल, आई एग्री विद दिस। टेररिज्म जहां भी हो उसको कंडेम करना चाहिए। So did you, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या आपने किया सर? क्या आपने कंडेम किया? I always condemn wherever terrorism, in whatever form it is, I always condemn terrorism any sort. जी, बात ये है कि हम कश्मीर की बात करते हैं, हम ना पाकिस्तानी है ना हम इंडियन हैं। और जो मेरे पहले ब्रदर बात कर रहे थे, हम अपना इशू जो है अपने घर में जो हमारी आग लगी है उस पे डेफिनेटली हम बोलेंगे। और आपकी एक चीज क्लियर कर दूं कि ये शिराज वीर साहब अभी आपसे बात कर रहे हैं, ये जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है वहां से है, ये आजाद कश्मीर से नहीं है, मैं आजाद कश्मीर से हूँ। हमारी कश्मीरियों का ये इशू नहीं है, रिलीजियस कोई इशू नहीं है, कोई मिलिटेंसी का इशू नहीं है। सर इरफान सर, पर मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहता हूँ, कश्मीर में सबसे बड़ा जो मुद्दा आप कह रहे हैं रिलीजन इशू नहीं है, पर आप मुझे एक भी एग्जांपल दे दीजिए जो कश्मीर में रहने वाला हिंदू या सिख हो जिसने अभी आज की डेट में हथियार उठाए हो। बेसिकली जो कश्मीर में बेसिक इशू है, धर्म के नाम पे लोगों को वर्गलाया जा रहा है, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाई के लिए मजबूर किया जा रहा है, धर्म की लड़ाई बना के रखी है वहां पे। देखिए, ये कुछ इंडिविजुअल कर सकते हैं, लेकिन स्टेट है वो रियासत की, चाहे वो इंडियन साइड पे है या पाकिस्तानी साइड पे है, या ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है उसमें उनका ये इशू नहीं है। वहाँ कोई मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, बुद्ध मत है, तमाम कश्मीरी है और तमाम कश्मीरियों का एक ही स्टेटस है। जो इशू है वो मुख्तलिफ है, वो ये है कि ये 562 जो प्रिंसली स्टेट थी, इसमें वाइड रियासत जम्मू कश्मीर है, जिसके बारे में यूनाइटेड नेशन ने 2 टाइम्स रेजोल्यूशन पास की कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे थ्रू प्लेबिसिट। ठीक है, पर उसका पहला पॉइंट भी, उसका जो पहला पॉइंट था सर, कंडेम दैट, बट जो इंटरनेशनल फोरम है, बाकी दुनिया है, उसके साथ हम मिलके जो पाकिस्तान में बलोचिस्तान का इशू हमारा नहीं है, कश्मीरियों का इशू, वो पाकिस्तान का इशू है। जिस तरह आप प्रोटेस्ट करते हैं, जिस तरह आप कंडेम करते हैं, हम भी करते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में कोई मामला होता है तो जिस तरह बाकी लोग करते हैं वो हम भी कंडेम करते हैं। हमारा मसला मुख्तलिफ है, हमारा कश्मीरियों का मामला है। हम कश्मीर के बात करेंगे, चाहे मकबूजा कश्मीर का कोई हिंदू है, सिख है, बुद्ध मत है, वो मेरे भाई हैं, मैं उनकी बात करूंगा। सर जो आप 1948 के रेजोल्यूशन की बार बार बात कर रहे हैं, उसके पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था जो, उसके 3 सेक्शन थे ABC, तीनों सेक्शन में यूनाइटेड स्टेट ने पाकिस्तान को कश्मीर से मिलिट्री हटाने के लिए बोला था। पाकिस्तान को यह बोला था कि कोई भी नेशनलिस्ट जो पाकिस्तान का हो वहां से रिमूव किया जाए। ये पहला पॉइंट पाकिस्तान के लिए बोला था, जो आज तक पाकिस्तान ने नहीं किया। देखें, मैं पाकिस्तान का एम्बेसडर नहीं हूँ, मैं कश्मीरियों का एम्बेसडर हूँ। पाकिस्तान को जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है उसकी स्पिरिट जो है उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अपनी टेंशन की वजह से ये दोनों एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते, जिसकी वजह से जो है कश्मीरी जो है वो पिस रहे हैं। जो मजालम हो रहे हैं कश्मीर में हो रहे हैं। आप ये देखें कि ये कंट्रोल्ड मीडिया 52 लोगों की डेथ बता रहा है विदिन 2 वीक्स, और अगर न्यूट्रल मीडिया हो तो कहीं ज्यादा इससे लोग हैं। जो लोग ख्वातीन जो है उनको जख्मी किया गया, जो बच्चे जख्मी हुए, जो सीज वहाँ इंडियन मिलिट्री फोर्सेस की तरफ से है, ये तो वहाँ हो रही है। अगर ये आजाद कश्मीर में हो, पाकिस्तान के जो जेर इंतजाम, जहाँ आप कहते हैं कि उसको आजाद कश्मीर मुझे नहीं कहना चाहिए, वो अलग डिबेट है, वो उसमें भी बात करने के लिए तैयार। वहाँ हो रहा तो वहाँ हम वहाँ के हवाले से भी एजिटेशन करेंगे। लेकिन जो हमारा जो क्रक्स है, जो मेन पॉइंट है, वो जो वैली में इस वक्त हो रहा है, जो किलिंग हो रही है, उसके खिलाफ हम कर रहे हैं। सबदीश जी,
यूएन के हवाले से सर मैं एक बात करनी चाहूंगा जो मेरी अपनी राय बनती है, उसके बारे में आप क्या सोचेंगे, मैं उसकी कोई बात नहीं करना चाहता। मेरी बहुत सीधी बात है कि जम्मू एंड कश्मीर रियासत सरहद के आर पार जो फैली हुई है, उनमें दोनों तरफ के जो लोग हैं, अगर वो अपनी किस्मत का फैसला रायशुमारी के साथ करते हैं, जैसे कि यूएन में ये बात आई भी थी, इंडिया ने कहा भी था कि हम रेफरेंडम करवाएंगे, उसने करवाया नहीं, वो करवा भी नहीं सकता क्योंकि जो शर्त लगा रखी है यूएन ने कि जो शर्तें पाकिस्तान ने पूरी करनी है, पाकिस्तान ने वो शर्तें नहीं पूरी की। और इंडिया ये कह सकता है कि हम रायशुमारी कैसे करवा सकते हैं जब यूएन की शर्त को पाकिस्तान पूरा नहीं करता। अगर आप लोग जम्मू एंड कश्मीर रियासत के लिए इतना काम कर रहे हैं तो आपको हम मान लो मैं इंडिया पर दबाव डालने की कोशिश करता हूँ, अपनी बात करता हूँ कि उन्हें रायशुमारी करवानी चाहिए, तो इंडिया की सरकार अगर मेरे को कहे कि पाकिस्तान शर्त पूरी नहीं कर रहा, तो आप लोग जो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में जो शामिल कश्मीर है उसे आजाद कश्मीर कहते हैं, तो आपको कहना चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के कराची को कहना चाहिए, इस्लामाबाद को कहना चाहिए कि भाई हमें रेफरेंडम के लिए जो शर्त है हमारी पूरी करो। हम इंडिया पर तभी दबाव डाल पाएंगे। अगर इंडिया भी बहाना रखता है कि पाकिस्तान शर्त नहीं पूरी करता और पाकिस्तान बहाना रखता है कि वहाँ किलिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से जो सरकारें हैं, केंद्र की जो सेंटर की सरकारें हैं, वो दोनों तरफ से कश्मीर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो सिर्फ कश्मीरियों की तो बात करते हैं। आपने एक से ज्यादा दफा बोला हम कश्मीरी हैं, तो भाई कश्मीरी हैं तो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उसमें जम्मू के लोग भी हैं, उसमें लद्दाख के लोग भी हैं, उनकी तो आप बात ही नहीं करते, सिर्फ वादी की बात करते हैं। मैं कहूँगा सिर्फ वादी की जगह के हम जम्मू एंड कश्मीर रियासत की बात करें और दोनों तरफ जो सरहद के आर पार बनी हुई है उस जम्मू एंड कश्मीर की बात करें। मैं एक बार सिराज जी आपकी तरफ से शायद ऑडियो वापस आ रही है, प्लीज आप अपना फोन या फिर अपनी जो वीडियो स्काइप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें से एक को म्यूट कर लीजिए, मुझे आपकी तरफ से काफी ज्यादा एको आ रही है। जी अभी ठीक है? आई थिंक इट्स बेटर देन बिफोर। हाँ जी सिराज जी, आप अगर कुछ कहना चाहें। I think I have served in the Army for 10 years before I migrated to Canada, and I have a pretty good understanding of what, a lot of water has flown down the river Jhelum. अब हम अगर if we keep harping on the UN resolution और ये TV rooms में और हर जगह studios में बैठ के discussion होती रहेगी, I don't think we will be able to achieve anything out of it. इसमें solution, possible solution नहीं निकलना नजर नहीं आ रहा. I think we need to work on certain things to create some, create some, I would say, people-to-people interaction. Borders को porous कर दिया जाए, खोल दिया जाए, and कुछ innovative solutions जो है वो सामने लाया जाए ताकि हमारे क्षेत्र में ये जो conflict है इससे resolve हो जाए over a period of time. I don't think there is any magic solution to this. It's a very long-drawn battle, long-drawn conflict. It will take time, and only thing is, the more we drag it, the more relief it's going to bring to both the countries and Kashmir. And ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कसम खा रखी है कि they will keep fighting for Kashmir till the last Kashmiri, and that is so unfortunate. And that's where I feel, the world needs to look at there's a human problem there. And look at, India is the biggest democracy. It's the biggest democracy in the world. And if you claim to be the biggest democracy, now how can you claim to be the biggest democracy when you have a problem? पर सर सिराज जी, आप जो कह रहे हैं बॉर्डर्स खोल दिए जाएं और दोनों लोगों को बात करने दिया जाए, पर अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट का रवैया देखूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम कश्मीर को अपने साथ मिला के रहेंगे, तो ये एटीट्यूड, I think that is for public consumption, आम आदमी की consumption के लिए है वो, और unfortunately, we have to understand these are politicians. They have to talk in a certain way
for their domestic, vote bank. And that is so unfortunate. Without realizing, overall, इस conflict को कैसे हम resolve करेंगे, we have to come to an innovative solution. अजीत जी, आरसीपी सिंह जी। हाँ जी, देखो हरप्रीत जी, ਜਦੋਂ 1990-92 तक इनफिल्ट्रेशन बहुत कोई ज्यादा नहीं सी हो रही, तो कश्मीर वैली ਦੇ ਵਿੱਚ कोई कत्लो गारत भी नहीं थी, ना ही इन्नी फौज सी ਉੱਥੇ, फौज की गिनती भी घट सी। ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫੋਰਸਿਸ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਮੰਨਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਕਤਲ-ਓ-ਗਾਰਤ ਵੈਲੀ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ तो पूरे जम्मू कश्मीर ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਟਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। दूसरी गल जे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अजीत जी एक बार रोकना चाहूंगा, बड़ा वधिया पॉइंट है ਤੁਹਾਡਾ। फर्स्ट पॉइंट पूरी करन दा इरफान जी, जो आपने सिटी हॉल पे एजिटेशन किया था, क्या आपका वहां पे डिमांड थी कि पाकिस्तान अपनी सारी मिलिट्री, अपने सारे नेशनलिस्ट, आजाद कश्मीर जिसको बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां से विड्रॉ करे? देखिए बात ये है कि ये डिस्ट्रस्ट ये सर आप मुझे एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, बिल्कुल दीजिए, हाँ या ना बताइए कि ये आपकी वहां पे डिमांड थी या नहीं थी। देखिए ये कश्मीर की हमेशा डिमांड रही है, ये ट्रस्ट डेफिसिट है। आपकी सिटी हॉल, जब आप कैलगरी सिटी हॉल में डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, क्या आपकी वहां पे ये डिमांड थी या नहीं थी? ये हमारी डिमांड रही है, हमेशा रही है। जिस सर मेरा क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है सर, इरशाद जी मेरा क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, आप जानबूझ के आंसर नहीं देना चाहते। आप जब सिटी हॉल पे एजिटेशन कर रहे थे, वहां पे क्या आपकी ये डिमांड थी कि पाकिस्तान शुड विड्रॉ ऑल द मिलिट्री फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर? यस ये हमारी डिमांड थी। आर यू श्योर? करूंगा जी कि अगर आपकी ये डिमांड है मगर आपके टेररिस्ट लड़ाई तो वादी में करते हैं, उनकी फौज मैं आपको बता आप बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह बजा है। बात यह है कि अगर कोई पाकिस्तानी कोई शख्स चाहे पाकिस्तान के किसी सूबे से है, वो हिंदुस्तान के ज़ेर इंतजाम जो कश्मीर है वहां जाके कोई लड़ाई लड़ते हैं तो उसको आप टेररिस्ट कह सकते हैं, या वहां को इन्फिल्ट्रेशन करता है तो उसको प्रॉब्लम कह सकते हैं। पाकिस्तान की आर्मी का कोई आदमी अगर हिंदुस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में जाके वो कोई ऐसी कार्रवाई करता है तो उसको आप कह सकते हैं। लेकिन आप कश्मीरियों को मैं आपसे गुजारिश है मेरी कि कश्मीरी दोनों तरफ के जो कश्मीरी है उसको एक जबर और जुल्म के जरिए एक दीवार बनाई गई है, उनको आप टेररिस्ट नहीं कह सकते, चाहे वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर से हो या हिंदुस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर से। हरप्रीत जी एक मिनट, इनकी बात मान लेते हैं फॉर आर्गुमेंट सेक कि दे आर नॉट टेररिस्ट, वो आजादी के लड़ाई के सिपाही है, मगर वो आजादी के लड़ाई के सिपाही जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में उनकी फौजों के साथ क्यों लड़ाई नहीं करते, सिर्फ इंडिया की फौज के साथ ही क्यों लड़ाई करते हैं? पाकिस्तान की फौज हमारे साथ जुल्म और ज्यादती करेगी,
एक बंदा आज तक मुझे एग्जांपल दे दें कि पाकिस्तानी फौज ने जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर है वहाँ किसी एजिटेशन के नतीजे में या किसी मामले में एक बंदे को शहीद किया हो, कत्ल किया हो, मारा हो, एक बच्चे को, किसी की असमत दरी की आपने कोई बात सुनी हो? मुझे आप बताएं। मैं सबसे पहले जो आप एग्जांपल मांग रहे हैं ना अभी इरशाद जी, जो आप एग्जांपल मांग रहे हैं और जिस देश की आर्मी के लिए मांग रहे हैं, आई थिंक यू आर क्वाइट रॉन्ग। एक बात पूछनी बनती है, मैं उसके बाद चुप हो जाऊंगा। यही है कि आपके रास्ते में रोका तो सबसे बड़ा वही है ना कि पाकिस्तान में खूब कश्मीर में आर्मी बैठी है पाकिस्तान की, उसको निकालिए तो लैंडस्लाइड हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। आप उसके क्यों लड़ाई क्यों नहीं करते? देखें, मेरी बात समझने की कोशिश करें। 1947 से पहले जो महाराजा मैंने कहा कि जायज हुक्मरान था रियासत जम्मू कश्मीर का, उस वक्त वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो आर्मी थी वो उसके कंट्रोल में ये आता था। ये डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम इलाका है, वहाँ बॉर्डर लाइन पे पाकिस्तानी आर्मी है, उसको कंट्रोल करती है। इधर ये एक कन्फ्लिक्ट पाया जाता है और लैक ऑफ डेफिसिट एक दोनों के दरमियान आपस में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी वहाँ कश्मीरियों के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं कर रही है। अगर जुल्म और ज्यादती कर रही है तो हम क्यों ना करें एजिटेशन? हम ये एक तरफा नहीं कर रहे हैं। और एक और बात, एक और मेरे और कॉलर कह रहे थे कि आप लद्दाख की और जम्मू की बात नहीं करते हैं। हम जब बात करते हैं तो हम आजाद कश्मीर या रैली की बात नहीं करते, हम लद्दाख की भी उस तरह बात करते हैं, हम जम्मू की भी उसी तरह करते हैं, हम एक्साइज चिन की भी उस तरह करते हैं, जो चाइना के कंट्रोल में जो एरिया है उसकी भी बात करते हैं, और जो चाइना के अंडर जो डिस्ट्रिक्ट है डरको डिस्ट्रिक्ट उसकी भी बात करके हम शगन वैली जो चाइना के अंडर उसकी भी बात करते हैं। सर एक तरह से आप ह्यूमैनिटी की बात करते हो, राइट? एक मेरा छोटा सा सवाल है, आपको कश्मीरियों की चिंता है, बिल्कुल है, आपको लेह की चिंता है, आपको तिब्बतन वाला जो एरिया उसकी चिंता है, हर बंदे की चिंता है। क्या जो मुंबई में अटैक हुआ था वहां पर लोग मरे, उनकी कोई चिंता नहीं है? जो दिल्ली में संसद में हमला हुआ था वहां पर लोग मरे, उनकी कोई चिंता नहीं है? जो और टेररिस्ट एक्टिविटियां होती रहती है उनकी कोई चिंता नहीं है? उनकी कभी आपने बात नहीं की? हाफिज सईद आज खुलेआम घूम रहा है पाकिस्तान में, उसकी कभी कोई बात नहीं होती। ऐसा क्यों है? बात ये है कि हम पाकिस्तानियों को और हिंदुस्तानियों को नहीं रोक सकते। वो एक दूसरे के साथ वो कंस्पिरेसी उनकी चल रही है। सर यहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात नहीं है, यहाँ पर ह्यूमैनिटी की या टेररिस्ट एक्टिविटी की बात हो रही है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तो बात ही नहीं है। आपको सर डेमोन्स्ट्रेशन तो करनी चाहिए ना, ह्यूमैनिटी की बात है। आपको सिटी हॉल के सामने जाके प्रदर्शन करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं उनको बंद किया जाए। ये वहां पे लोगों को टेररिस्ट बनाते हैं, फिर इंडिया में भेज के या दूसरे देशों में भेज के लोगों को मार रहे हैं। आपको अगर ह्यूमैनिटी की बात करनी है तो आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन करनी चाहिए। मुझे एक कैंप की बात, जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम इलाका है उसमें एक टेररिस्ट कैंप मुझे दिखा दें। मैं कश्मीर पे बात ये हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया देख चुकी है कि आज दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में हाफिज सईद खुलेआम वहां पर रैलियां कर रहा है, और ओसामा बिन लादेन दुनिया का खूंखार टेररिस्ट वहां से पकड़ा जाता है। I think we are deviating from the main topic. We wanted to discuss Kashmir. No sir, we are not. No, we are not. We are dragging in a lot of other issues here. I don't think that makes sense. Kashmir, sir, but problem in Kashmir is caused by Pakistan. There is no issue in Kashmir itself. 90% of the reason there is an issue in Kashmir is caused by Pakistan. Pakistan is interfering in Kashmir. From That is the reason there is an issue in Kashmir. से लेके 1989 तक there was not a single terrorism attack or anything of that sort in Kashmir वादी में। That's right. जो Indian held Kashmir है, जो इंडिया के पास कश्मीर है जिससे मैं belong करता हूँ। There was no, for 40 years there was no militancy. And people, and the elections that were being held in Kashmir, I don't know if anybody is aware, जो elections वहाँ पे होते थे वो rig होते थे. They were even it started with Sheikh Abdullah's first election 1951 में. All the opposition जो भी जिनने फाइल किए थे उनके papers reject कर दिए, and all the 52 MLAs were declared unopposed.
and then all the rest is history. Whatever has happened, and that's why I say if you keep going back and keep harping on this, if you keep relating what's going on in Kashmir to terrorism, then I don't think there is any possibility of meeting ground. हमें चाहिए कि we should work towards a solution, towards an innovative solution where the suffering of the people of Kashmir can be, minimized, can be done away with. Let's work on those aspects. That's what we are discussing. How come you can stop? जैसे ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अपने जो because of their other differences, there are other conflicts between India and Pakistan, and Kashmir एक ऐसा मुद्दा बन चुका है. It's a bleeding ground now. And where they are trying to fight out. कश्मीर में तब तक शांति नहीं ला सकते जब तक पाकिस्तान टेररिस्ट भेजने नहीं बंद करेगा. अभी आप रिपोर्ट पढ़िए. अभी मैं आपको बताऊंगा. अभी रिपोर्ट जो है, there are in total 150 mujahideen which is claimed by Indian forces to be active in Kashmir. To curtail the movement of 150 mujahideen, do you need 500,000 armed soldiers there? And that is, that Indian government, sir, वो Indian government को decide करना है. वो Indian government को decide करना है कि उनको कितने soldiers रखने हैं. One thing, sir. Amnesty International, where a soldier opened fire. Why we are one thing, एक मिनट sir. Why we are not talking with Pakistan? Why we are again and again making India culprit? So no, I'm sorry to say that there is no culprit. There is no. I'm not saying India is culprit or anybody is culprit. But my point is, Kashmir is a two-dimensional issue. India has to talk to the inhabitants of Kashmir first, and bring them to the table and resolve their issues. And then India also has to talk to Pakistan because there was a commitment. It was an international issue, and they can resolve this. But only thing is, if we keep fighting, there isn't going to be a solution here. This is not the one way. आजादी की लड़ाई है कश्मीर की, तो वहाँ पाकिस्तान के हक के नारे क्यों लग रहे हैं? ये बात देखिए ऐसा है. अगर ये मैं आपको बताऊंगा उसकी वजह क्या है. आज जो है वहाँ पे कश्मीर में जो लोग आजादी के नारे लगाते हैं या पाकिस्तानी हक में नारे लगाते हैं, दे आर बेसिकली डूइंग दैट टू इरिटेट द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस. और तो वो कुछ कर नहीं सकते, पत्थर मार सकते हैं और पाकिस्तान के झंडे लहरा उसमें वो नारे लगाते हैं. दैट डजंट मीन दे आर विलिंग टू गो क्रॉस ओवर. They are not willing to cross over. I can tell you that. Okay. काफी टाइम तो मैं फिराज साहब की बात में एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. जो कश्मीरी हैं उनको जो यूनाइटेड नेशन का जो कमिटमेंट है उसके मुताबिक ये उनको हक पहुंचता है कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहें, हिंदुस्तान के साथ शामिल होना चाहें, या अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस बाल रखना चाहे. मैं आपको ये मैं आपको बताऊं. दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम इज that in that resolution the Kashmir is only given two options, either to go with India or Pakistan. There is no third option given to them, unfortunately. आज के हालात में I can tell you, I can assure you कि अगर third option available हो कश्मीरीज को, I think they will definitely choose the third option. They are really fed up with what's going on in the current circumstances. Economy को देखते हुए आप देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, I don't think Kashmiris would like to go with Pakistan, and neither do they want to stay with India, because what India has done over the last 30 years, I just don't know how to even put it into words. जो वहाँ पे 1 लाख से ऊपर लोग कश्मीरी को शहीद कर दिया, 10,000 जो है गायब हैं जिनका वो अता पता नहीं है. हर घर में ऐसा कोई कश्मीरी नहीं है who has not been touched by the torture of the Indian security forces, unfortunately, and that is the real crux of the matter now. कश्मीरी को आजादी चाहिए कि वो अपने घर में आराम से बैठ सकें, बाइज्जत रह सकें. बट आज वहां पे आप अंदाजा लगाएं 7 लाख आर्म सिक्योरिटी फोर्सेस हैं. आप अपने घर से सुबह बाहर निकलेंगे, आपके घर के दरवाजे के पास 2-3 सिक्योरिटी फोर्सेस वाले बंदूकें लेके खड़े हुए हैं. आप वहां पर किसी बंकर को देखें, उनकी बंदूकें जो आम आदमी की तरफ तनी हुई रहती हैं. ऐसे हालात में कैसे आप समझते हैं कि लोग चुप करके बैठेंगे? आफ्टर ऑल दे हैव अ राइट टू लाइफ. दैट अफसा जो आर्म फोर्सेस सिक्योरिटी एक्ट है,
that has taken away that right to life. Anybody, any soldier, even at the slightest provocation or even without a provocation, अगर उसको शक भी होता है तो वो गोली चला सकता है। कहाँ का ये कानून है, कहाँ है डेमोक्रेसी है फिर? शराब जी मैं और जो टोटली एग्री करता हूं पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट लगा हुआ है कश्मीर में, जो पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट लगा हुआ है, 2 साल के लिए आप किसी भी कश्मीर को उठा के यहाँ से बंद कर सकते हैं। सिराज सर मैं आपसे टोटली एग्री कर रहा हूं, जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है वो कश्मीर से हटाना चाहिए। मैं आपसे इस बात में भी एग्री करता हूं कि इंडिया सरकार की भी गलती है, इंडिया सरकार को कश्मीर के लोगों से बात करनी चाहिए। हम ये अकेला ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान की उसमें गलती है, पर पाकिस्तान का रवैया बहुत ज्यादा गलत है। किसी कश्मीर के लोगों को धर्म के नाम पे फुसलाया जा रहा है। हिंदुस्तान को नहीं मना सकते तो पाकिस्तान को कहां से मना पाएंगे? बिल्कुल मैं आपसे एग्री हूं। सतीश जी, इरफान जी और शहराज जी, मैं आप दोनों की भावनाएं हैं जो उनकी कदर करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। देखिए, अगर मैं मन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि 47 में तो बंटवारा ही नहीं होना चाहिए था, 2 मुल्क ही नहीं बनने चाहिए थे। मैं कह सकता हूं कि 2 जो कश्मीर अलग अलग बन गया, दोनों एक दूसरे को मकबूजा कश्मीर कहते हैं, ये हालात नहीं बनने चाहिए थे। मैं कह सकता हूं कि जो बांग्ला भाषा के लोग हैं वो 2 मुल्कों में नहीं जाने चाहिए थे। अब भी बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल 2 अलग अलग स्टेट्स के अंडर काम करते हैं। एक तो मुकम्मल स्टेट है बांग्लादेश, जो बांग्ला भाषाओं के भाषाई लोगों का स्टेट है। मन की बात की हम बात छोड़ दीजिए, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो हमारे मन के हिसाब से नहीं चलती, हिस्ट्री अपने लॉजिक के हिसाब से चलती है। और लॉजिक यही बताता है कि अब सिचुएशन यही है कि 2 मुल्कों का बंटवारा हो चुका है, 2 कश्मीरों का बंटवारा हो चुका है, बांग्ला भाषी लोग 2 अलग अलग देश बन चुके हैं। तो इस सच्चाई को हमें मानना चाहिए और इस हकीकत को प्रवान करते हुए हमें अपनी बात रखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनको आजादी से रहने के लिए हक मिले, इधर वालों को भी उधर वालों को भी, वो एक साथ रहना चाहें तो उन्हें ये हक बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को कोई हक नहीं बनता कि वो आधे आधे को बांटकर उस पर अपनी सत्ता कायम करे, उस पर अपनी स्टेट का जो पावर है उसका इस्तेमाल करे। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लेकिन एक बात में जो इरफान जी कह रहे थे कि अगर कश्मीर से कोई आके वादी में इंडिया वाले की तरफ आके संघर्ष करे तो हम उसे टेररिस्ट नहीं कहेंगे। अगर पाकिस्तान की फौज से कोई आएगा तो वो टेररिस्ट होगा, कोई पाकिस्तान के लाहौर और कराची से आएगा तो वो तो टेररिस्ट होगा। लेकिन मकबूजा कश्मीर से, जिसे वो आजाद कश्मीर बोलते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं, बोलने से कोई इतराज नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि आजाद कश्मीर तो वो भी नहीं है। दोनों कश्मीर दोनों देशों के अधीन ही काम करते, दोनों के तहत ही काम करते। अगर हम ह्यूमैनिटी को मानते हैं, अगर हम मनुष्यता को मानते हैं, इंसानियत हमारा धर्म है, ह्यूमन राइट्स हमारी प्रायोरिटी है, तो हमें मानना चाहिए कि आतंकवादी इधर से पैदा हो या उधर से आए, दोनों को आतंकवादी मानना पड़ेगा अगर वो मासूम लोगों पर अपनी बंदूक तानता है। अगर फौज और पुलिस वो जम्मू कश्मीर की हो या इंडिया की तरफ से तैनात की हो, वो लोगों पर जुल्म करती है, तो हमें उसको भी ह्यूमन राइट्स के दायरे में रखकर उसकी भी बात करनी चाहिए। लेकिन ये मान लेना कि कश्मीर से आएगा वो आतंकवादी नहीं है, जो पाकिस्तान से आएगा वो आतंकवादी नहीं, इससे मेरे लिहाज से ये बनता है कि हम कश्मीर के लोगों के खिलाफ चले जाएंगे, क्योंकि हम उधर से आने वालों को आतंकवादी अगर नहीं मानते तो हम भारत को भी तो मौका देते हैं ना कि बाहर से आकर हमारे वादी को कोई टेररिज्म के अधीन ला रहा है। तो कश्मीर के लोगों की भावना इधर की भी इंडिया को समझनी चाहिए, तो उधर की भावना पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए। और अगर हम दोनों कश्मीर को एक मान के, हमें उन दोनों कश्मीर की ये हकीकत मानते हुए कि वो अलग अलग देश में चले गए हैं, ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। हमें उन्हें एक मान के अभी बात नहीं कर सकते, 2 तो वो हैं, एक हो जाए ये हमारी इच्छा हो सकती है। थोड़ी सी मैं दर्शकों के लिए जानकारी के लिए मैं एक थोड़ा सा दर्शकों की जानकारी ज्यादा पाने वास्ते मैं दसदा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कश्मीर विच 1990 चलाया सी। जे पंजाब दी गल करिए, पंजाब दे विच 1983 चलाया सी, पर पंजाब दे विचों 1997 दे विच आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट चक लिया गया सी। पर कश्मीर दी
ਬਦਨਸੀਬੀ ਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ 1990 ਚ ਲਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਕਿਆ नहीं गया। और in spite of the fact कि जो सिविलियन हुकूमत है दिल्ली की, they were wanting to remove that, but army vetoed it, and that is why I have a problem. If you have a democracy where the civilian elected government wants to do away with this act, but the army has a veto over it, they said no. If you remove this, we will not operate in Kashmir. So Shiraji, we are with you on this, Dilraj ji. हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की थी, उनने ऐसा हटाया नहीं थे वहां से। सर काफी एक्ट जम्मू कश्मीर तो नहीं हटाए गए, 370 ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ है? सर 370 जो थी वो लगाई थी डोगरा राजे ने, और वो उसके पीछे जो था, इट वाज नॉट कश्मीरीज हु वांटेड 370, इट वाज द डोगरा रूलर हु वांटेड दैट 370, एंड दैट वंस द स्टेट एक्सीडेड टू इंडिया I think I'm mistaken. 370 was basically under which J&K acceded to India, and that is I think Shiraji 370 का एक्सक्यूज देके आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को दिलराज सिंह जी आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल एग्रीड हूँ हरते जी, मैं उसमें कोई दो राय नहीं है। जो वो आर्म फोर्सेस का एक वहां पर हुआ सा बना हुआ है, मैं बिल्कुल 100% आपसे भी सहमत हूँ, इन भाई साहब से भी सहमत हूँ कि वो तो एक जो जबरदस्ती वो कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, वो काफी हद तक कई कहानियां बाहर आ चुकी हैं, काफी हद तक सच्चा है। पर मेरे कहने का लॉजिक सिर्फ ये था 370 को लेकर, यहाँ जो मैंने पहले बातें की हैं, हाफिज की है, टेररिज्म एक्टिविटी की, कि अगर हम ह्यूमैनिटी की कदर करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो मोटिव होना चाहिए सबका, वो टेररिस्ट जो एक्टिविटियां कश्मीर में पनप रही हैं या फैल रही हैं वो खत्म हो, उसके बाद हम इंडियन आर्मी को बाहर फेंके। वहां पर आज हर रोज कहीं ना कहीं कोई एनकाउंटर होता है, हर रोज कहीं ना कहीं कोई टेररिस्ट वारदात होती है, चाहे वो हर रोज आम सिविलियंस भी मर रहे हैं और फौज वाले भी शहीद हो रहे हैं। हर चीज हमें देखनी चाहिए, उसके बाद कोई ना कोई हल निकल सकता है। तो ये भी पता होना चाहिए कि 2010 में जो मिशेल एनकाउंटर केस हुआ था, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले जो ये भी करते हैं कि आम आदमी को टेररिस्ट बना के उनके साथ एनकाउंटर दिखा के एंड देन दे डिक्लेयर देम दे वर मर्सनरीज, ऐसा भी 15 वहां पे। बिल्कुल होता है सर। अभी जो बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर को आप कैसे लेते हैं? बुरहान वानी देखिए आप, 15 साल का लड़का, अगर उस पे अगर इंडियन फोर्सेस ने उस वक्त 15 साल के बच्चे के ऊपर उसकी पिटाई ना की होती तो शायद बुरहान वानी मिलिटेंट बनता ही नहीं। उसके भाई को मारा, ही वाज किल्ड, वो इंजीनियरिंग कर रहा था, उसको मारा। एक और नजरिया भी है शिराज जी कि उसका माइंड वॉश करने वाले भी कुछ लोग थे। अगर वो लोग वहां नहीं होते, उसको सही राह पे डाला जाता तो शायद वो बंदूक भी नहीं उठाता। अगर बोलेंगे उसके और उसके भाई को पुलिस वालों ने उतारा, मोटरसाइकिल से थप्पड़ मारे, बोला जाओ हमारे सिगरेट लेके आ जाओ, और उसकी वो बेइज्जती की, उतनी पिटाई की, और उसके बाद वो बच्चा घर से भाग गया और वो जाके उनके साथ मिल गया हिजबुल मुजाहिदीन के। तो शिराजी आप ये कह रहे हैं कि अगर मुझे कनाडा में कोई यहाँ पे थप्पड़ मार दे पुलिस वाला, एक बात समझिए, वहां पर जम्मू कश्मीर से बिलाल शाफिक जो थे, जो IAS टॉप किया था उन्होंने इंडिया का, मुझे अभी भी याद है, शायद 2013 में टॉप किया था, उनकी भी सेम ही स्टोरी थी, सब कुछ सेम था। नहीं, लेकिन आज वो उसके फादर को मिलिटेंट्स ने मारा था। तो शिराज जी आप ये कह रहे हैं कि अगर शिराज जी आप ये कह रहे हैं अगर आज मुझे कनाडा में कोई पुलिस वाला थप्पड़ मार दे तो मैं जाके बंदूक उठा लूं और एक टेररिस्ट ग्रुप कैंप ज्वाइन कर लूं? कश्मीर को आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू कंपेयर एप्पल टू ऑरेंजेस? कनाडा में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं सर, क्योंकि मैं आपको वो भी समझाना चाहता हूं, ठीक है, अगर आर्म फोर्सेस ने गलती करी है, अगर आर्म फोर्सेस ने गलती करी है तो उस बच्चे को जब 15-16 साल का यूथ होता है या टीनेजर वो उम्र होती है, उस टाइम अगर किसी को गलत साइड में लेके जाना बड़ा आसान होता है। उसको बहलाने फुसलाने वाले लोग भी वहीं थे। जनरेशन जो 90 बॉर्न है ना, जो 1990 की बाद की पैदाइश के हैं, उन्होंने कुछ नहीं देखा है, उन्होंने सिर्फ बंदूक ही देखी है। आपने कनाडा में कितनी बार बंदूक देखी होगी? हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ टू एक इंफॉर्मेशन मैं आपको जरूर शेयर करना चाहता हूं। प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो रहे थे JNK में, जो थोड़े दिन पहले हुए हैं। 11,881 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट करना था, जिसमें से 10,800 बच्चे ये एग्जाम देने आए थे। अगर आप इसको उम्मीद की किरण देखें तो वहां का यूथ भी पढ़ना चाहता है,
अपनी कैरियर बनाना चाहता है, शायद उनको भी ये दिखता है कि सही राह में अगर चलना है तो एजुकेशन या बातचीत ही सही तरीका है। Kashmiris, sir, I'll tell you one thing. Kashmiris are a very educated people, and unfortunately, जो डोगरा राज के टाइम पे और because of the fact उसमें कुछ रिलीजन का रोल भी था, एजुकेशन नहीं थी उस वक्त, और ना ही कोई वहाँ पे स्कूल्स थे अच्छे, ना ही कोई कॉलेजेस थे, ना ही कोई यूनिवर्सिटी थी ड्यूरिंग द डोगरा राज। और कश्मीरी जो है वो बाहर जाया करते थे पढ़ने के लिए, थोड़े बहुत जो भी जाते थे। और एजुकेशन जब आई है कश्मीर में, उसके बाद ही पीपल ऑफ कश्मीर रिवोल्टेड अगेंस्ट द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो है ना, इट्स अ मिथ कि वहां से कबाइली आए और उन्होंने ये किया। एक्चुअली अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो जम्मू कश्मीर की, मैं जो हमारे सुदनती के सुदन थे, there were 50,000 ex-servicemen from the British Army who were laid off, who were basically after the World War I, they went back home, and then when they saw कि वहां पे कितना जुल्म हो रहा है, डोगरा रजीम जो है किस कदर उनसे एक्स्ट्रा टैक्सेस लेती है और क्या क्या उनके ऊपर जुल्म होते हैं, they rebelled. And those are the ones, combined with, of course, there were some forces from the frontier which came to help them. और राजे को जो है महाराजा हरि सिंह की जो फोर्सेस थी, उनको पुंछ से और एरियाज ऑफ रावलाकोट और ये मीरपुर और सब जगह से भगाया, इनकी कंटोनमेंट्स कब्जे कर लिए उन्होंने, और देन दे केम अप टू बारामूला. सो इट्स education will definitely create an awakening, and that's what's happened in Kashmir. Kashmir is very well educated now. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ डिबेट ਨੂੰ जारी रखिए। इरफान जी एंड शिराज जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। एक बहुत सालों से प्रॉब्लम चल रही थी हमारी एक डिबेट में, शायद इसका हम विवरण या इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते थे, पर हाँ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।